देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा, फर्ज करो कि दिस इज एपीब्लास्ट, ये क्या है, एपीब्लास्ट है। जो एपीब्लास्ट जो बाइलेमिनर डिस्क पड़ी थी उसकी उस वो ना एक ऊपर की तरफ कैविटी बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं जी, एमनियोटिक कैविटी। ये जो एमनियोटिक कैविटी है, डॉक्टर अदनान पूछ रहे हैं जी, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकन में क्या फर्क होता है। तो डॉक्टर अदनान, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तो ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज का खत्म कर लें क्योंकि टाइम काफी हो गया, तो फिर इस पे टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो यहीं से हमने बात शुरू करनी है, कार्पस ल्यूटियम से ही। अच्छा, एमनियोटिक कैविटी, जो एमनियोटिक कैविटी है ये क्या, कहाँ कब किससे मिलकर बनती है, ये बनती है एपीब्लास्ट से। ये किससे बनती है जी, एपीब्लास्ट से बनती है। अब एक टर्म आप आगे जाके ना बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एमनियोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोन। अब एमनियोन क्या होता है, एमनियोन क्या है, तो एमनियोन क्या है, एमनियोन को हम एमनियोन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड किस में होता है, एमनियोन में, ये अंदर वाली लेयर है। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, इसके डेफिनेशन लिख लें। इट इज इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, दैट दैट कवर फीटस, जो कि फीटस को क्या करती है, कवर करती है। ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्या करती है, फीटस को कवर करती है, फीटस को क्या करती है, कवर करती है। और होल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, ये क्या करती है, कैरी करती है, हम इसको आसान लिख लेते हैं, कैरी करती है किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को। तो अब आप कहते हैं कि यार डायग्राम की तो समझ आ गई लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको कहता हूँ, देखो, जो एपीब्लास्ट थी उसने क्या बनाया था, एमनियोटिक कैविटी। तो जो एमनियोन है, एमनियोन कौन बनाता है, एपीब्लास्ट बनाती है। ये तो होगी सीधी बात कि जो एमनियोटिक कैविटी है, इट इज योर एमनियोन। जो एमनियोटिक कैविटी है, इट इज योर एमनियोन। अब हम इसको देखते हैं कि यार ये कौन सी लेयर होती है, तो हम दोबारा अपनी बुक की डायग्राम पे चलते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि यार जो बुक की डायग्राम है उस पे उसने कैसे बनाया हुआ है। देखो, ये क्या है, दिस इज बेबी, बेबी बिल्कुल आराम से सो रहा है। तो जो अच्छा, आपको मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बेबी सोता भी है, बेबी माँ के जो यूट्रस होती है उसमें सोता भी है, ठीक है, वो सो भी जाता है। एक हम आगे जाके ना गायनाकोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनएसटी, नॉन नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो अगर बेबी सो रहा हो ना तो वो अब नॉर्मली वो नेगेटिव आ जाता है, एनएसटी। तो बेबी सो रहा होता है, ठीक है। तो माँ का जो पेट होता है वो बेबी के लिए परफेक्ट जगह होती है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एमनियोन। तो एमनियोन क्या है, एमनियोन अंदर वाली लेयर है। जो अंदर वाली कैविटी है जो कि किससे मिलकर बनी थी, जो एपीब्लास्ट से बनी थी, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एमनियोन। जो कि क्या है, जो कि बेबी के बिल्कुल साथ है। देखो, ये बेबी है, और ये है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, और दिस इज एमनियोन। जो अंदर वाली लेयर होगी उसको हम एमनियोन कहेंगे। लेकिन एमनियोन के इर्द गिर्द एक और लेयर भी होती है, एक और लेयर भी होती है जिसको हम कहते हैं कोरियोन, जिसको हम कहते हैं कोरियोन। तो एमनियोन इज इनर लेयर दैट होल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड किस में होता है, तो आपने कहना है एमनियोन में। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि क्या कोरियोन में भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो आपने कहना नहीं, कोरियोन के अंदर एमनियोन होता है, एमनियोन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो कोरियोन क्या है, एमनियोन के बाहर वाली लेयर है। तो कोरियोन क्या है, मेम्ब्रेन दैट सराउंड, इसकी डेफिनेशन लिख लें। कोरियोन क्या है, कोरियोन इज मेम्ब्रेन, ठीक है, कोरियोन इज मेम्ब्रेन दैट दैट सराउंड्स, जो कि सराउंड करती है, किसको सराउंड करती है, एमनियोन को, जो कि किसको सराउंड करती है जी, एमनियोन को। और ये किससे बनती है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार जो कोरियोन है ये किससे बनती है, तो आपने कहना है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ये किससे मिलकर बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से। और शाबाश, मुझे बताएं कि क्या एमनियोन भी ट्रोफोब्लास्ट से बनती है जी, क्या एमनियोन भी ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। अगर किसी ने गलत बताया ना, खैर नहीं है जी। डॉक्टर नान, आपने बिल्कुल सही बताया है। डॉक्टर खिजर है, आप भी सही बता रहे हैं कि जो एमनियोन है वो आपकी ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनती, वो एपीब्लास्ट से बनती है। तो यही तो मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एमनियोन है, इसके आगे बल्कि लिखें, एमनियोन किससे बनती है, एपीब्लास्ट से। जो एपीब्लास्ट है वो क्या बनाता है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बट जो आपकी कोरियोन है, जो बाहर वाली लेयर है, वो कौन बनाता है, वो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और इसने मुझे बड़ा तंग किया था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो बाहर वाली लेयर होती है कोरियोन, ये किससे मिलकर बनती है, ये ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। लेकिन जो अंदर वाली लेयर है जिसमें अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किससे बनती है, वो एपीब्लास्ट से बनती है। तो आई होप कि अपनी बात को मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो मुझे बताएं कि समझ आई है या ऊपर से गुजर गया, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं, समझ आई है या नहीं। बस मुश्किल काम यही था, अब आगे आसान है बिल्कुल। ये डायग्राम काफी कॉन्सेप्चुअल है, आपकी बुक ने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें आपने बुक पे लिखनी है। ये आगे आपके उसमें गायनाकोलॉजी में भी काम आएंगी, और आगे हम इसकी स्टडी करेंगे तो और तब भी काम आएंगी।
तो ये सारी बातें आपने नहीं भूलनी, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ रिवाइज भी करते जाना है जब तक हमारी एम्ब्रियोलॉजी खत्म नहीं ना होती। आपने साथ साथ रिवाइज करना है, वरना आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स है वो थोड़े से मुश्किल हैं। तो एक तो छुट्टी नहीं करनी, और एक आपने उसको ध्यान से समझना है। ओके, कोरियन भी हो गया। अब हम आप कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल टॉपिक था, चलो हम ना थोड़ा आसान पढ़ते हैं, तो ऊपर वाले को एक दफा पीछे छोड़ें, हम आगे चलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड पे। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में ना थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड ना जो बेबी का यूरिन होता है ना, वही होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, बेबी का जो यूरिन होता है, जो बेबी यूरिनेशन करता है माँ के पेट में, उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम सारे माशाल्लाह, अब तो हमारा नखरा ही बहुत ज्यादा है ना, लेकिन जब हम माँ के पेट में थे तो हम सारे अपना यूरिन पीते रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सारे हम अपना अपना एमनियोटिक फ्लूइड पीते रहे हैं, अपना अपना यूरिन पीते रहे हैं, ठीक है। तो जो ये दुनिया ही है जिसमें आके हम हमारा प्राउड या हमारा फख्र बहुत ज्यादा होता है, लेकिन माँ के पेट में सारे बराबर ही होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, तो इसके बारे में दो तीन बातें करते हैं। बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड में अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, इसके बारे लिख लें कि इट इज यूरिन ऑफ बेबी, ठीक है, इट इज यूरिन ऑफ फीटस। जो फीटस का यूरिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये क्या है, उस आपकी बुक ने भी बल्कि लिखा हुआ है कि ड्राइव फ्रॉम फीटल यूरिन और फीटल लंग लिक्विड। एक तो ये यूरिन ऑफ फीटस होता है, मेजरली सबसे मेजरली क्या होता है, यूरिन ऑफ फीटस होता है। और ये क्या है, जो बेबी का लंग का फ्लूइड होता है, ठीक है, लंग्स, उसके जो लंग्स होते हैं वो भी कुछ फ्लूइड पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ टेक पार्ट ले रहा होता है। डॉक्टर काशी बता रहे हैं जी, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 5 से 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब सारे माशाल्लाह मेरी तरफ देख रहे होंगे कि यार सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, ये तो एमनियोटिक फ्लूइड है। तो टेंशन नहीं लेनी, जब गायनाकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी ये सेंटीमीटर क्या होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा परेशान नहीं होना, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आती तो घबराना नहीं है कि ये क्या समझा रहा है। देखो दिस फर्ज करो कि ये क्या है, प्लेसेंटा है, और ये क्या है, बेबी बड़े आराम से लेटा हुआ है। तो जो प्लेसेंटा होता है ना, इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं। जो प्लेसेंटा होता है ना, इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं, 4 डीप पॉकेट्स होती हैं, यहाँ पे ना इन गड़े से होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे गायनाकोलॉजी में। हम ना इनकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं कि ये कितनी डेप्थ के हैं। तो उनको जब हम मेजर करके सम करते हैं, तो वो जो उनका सम है वो 5 से 25 तक आना चाहिए, 5 से 25 सेंटीमीटर तक आना चाहिए। अगर 25 से ज्यादा होगा तो अमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, अगर 5 से कम होगा तो अमनियोटिक फ्लूइड कम है। खैर इसको छोड़ें, ये गायनी की बात है, इसको आपने नहीं सीखना फिलहाल, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इट इज यूरिन ऑफ फीटस। ये क्या है, लंग फ्लूइड है, ठीक है, जो लंग्स का फ्लूइड होता है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एमनियोटिक फ्लूइड। ओके। अब अब आप कहते हैं कि यार बेबी तो 9 महीने यूरिन करता रहता है, तो फिर वो तो फट जाना चाहिए, प्लेसेंटा तो फट जाना चाहिए, तो वो फटता क्यों नहीं है। तो क्या होता है, जो बेबी होता है, बेबी क्या करता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, बेबी क्या करता है, ड्रिंक करता है किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पहले वो यूरिनेशन करता है, फिर उसी यूरिन को पीता है। एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, ड्रिंक करता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ड्रिंक करता है, उसके अलावा स्वेलो करता है, मतलब उसको निगलता है, स्वेलो करता है कुछ कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड है अपनी लंग्स में लेके जाता है। उसके अलावा उसमें क्या होता है, जो इंट्रा मेम्ब्रेनियस अब्जॉर्प्शन का ये मतलब है कि जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होगी ना, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड वहां से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। इंट्रा मेम्ब्रेनियस अब्जॉर्प्शन, जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होगी, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड वहां से अब्जॉर्ब भी होता है। तो उसने आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे कैसे क्लियर होता है, मतलब बेबी तो यूरिन करता ही रहेगा, तो फिर वो कैसे क्लियर होता है। तो आपने कहना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एक तो बेबी उसको ड्रिंक कर लेता है, स्वेलो करता है, और इंट्रा मेम्ब्रेनस क्या होती है, उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। ओके जी, ये हो गई सीधी बातें। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मुझे बता देना, वैसे इसमें कोई मसले वाली खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, बल्कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पोलीहाइड्रोमियस। पोली का मतलब होता है ज्यादा, हाइड्रोमियस का मतलब होता है फ्लूइड। तो अगर अमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से ज्यादा हो, अगर अमनियोटिक फ्लूइड कितना हो, नॉर्मल से ज्यादा हो, मतलब कि मोर देन 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, जो उसकी डीप पॉकेट्स की मेजरमेंट है, अगर वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो, तो इसको हम कहेंगे पोलीहाइड्रोमियस। इसमें क्या होगा, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या होगा, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या होगा जी, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि यार एमनियोटिक फ्लूइड क्यों ज्यादा होगा। तो सबसे इसमें उसने पहले तो नंबर पे लिखा हुआ है कि इडियोपैथिक, कि विदाउट एनी रीजन, कि हमें किसी कॉज का नहीं पता होगा, लेकिन इडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कॉमन है इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोमियस। लेकिन कुछ ऐसी वजह है। अब देखो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि जो बेबी है वो पहले यूरिन करता है, देन उसी यूरिन को वो ड्रिंक करता है। तो अगर वो कोई ऐसी वजह हो जिससे वो यूरिन ड्रिंक ना कर पाए, तो क्या होगा,
तो वो कौन सी वजह है जिसमें वो जो amniotic फ्लूइड है उसको वो ड्रिंक ना कर पाए, swallow ना कर पाए? तो सबसे उसमें जो पहला आता है, दैट इज योर एसोफिजियल। ठीक है, एसोफिजियल हम किसको कहते हैं? एसोफेगस, जो कि खुराक की नाली है, एसोफिजियल। ठीक है, एसोफिजियल या फिर ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनम अगर उसको क्या हो, एसोफेगस या फिर ड्यूडिनल क्या हो, एट्रेजिया। एट्रेजिया हम किसको कहते हैं? ब्लॉकेज को। अगर तो उसकी खुराक की नाली बंद है और उसकी जो ड्यूडिनम है वो भी दोनों बंद है, तो उससे क्या होगा कि वो ड्रिंक नहीं कर पाएगा। जब वो ड्रिंक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि उसमें जो चूंकि वो यूरिनेशन करता जा रहा है लेकिन वो उसको ड्रिंक नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि उसमें पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाएगा, उसका जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे उसने लिखा हुआ है जी एन एन एनसेफेलो, एन इनसेफेलो। हाँ एन एन इनसेफेल हाँ एन इनसेफेली। इनसेफेली का मतलब होता है स्कल। ठीक है, तो एन का मतलब जब भी एन एन ना जब भी एन वर्ड आ जाए ना, ए या एन आ जाए, इसका मतलब होता है नोट। ठीक है, इसका मतलब होता है नोट। तो अगर कोई बंदा है उसका सर ही नहीं है, स्कल ही नहीं है, स्कल एब्सेंट है, तो उसमें क्या होगा? जाहिर बात है, जब स्कल ही नहीं है तो फिर उसने ड्रिंक कहाँ से करना है? तो क्या होगा? उसमें पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाएगा। उसके अलावा बोथ रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू स्वेलो फ्लूइड, यही आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि ये सारे क्या है। इसमें जो बेबी होता है वो क्या करता है? वो बेबी क्या करता है जी? उसको ड्रिंक नहीं कर पाता, स्वेलो नहीं कर पाता। डॉक्टर जोहा, एट्रेजिया का मतलब होता है ब्लॉकेज के जो ओपनिंग नहीं होती, जो ल्यूमेन होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है। तो ये ल्यूमेन क्या होगा? इसका बंद होगा, इसको हम कहते हैं एसोफिजियल एट्रेजिया या ड्यूडनल एट्रेजिया। ओके जी, आगे उसने लिखा हुआ है फीटल अनीमिया। ठीक है, मैटरनल डायबिटीज, ये समझने वाली बात है, ये कंसेप्ट वाली बात अभी आई है। मैटरनल डायबिटीज में मैंने आपको कई दफा ये बढ़ा भी चुका हूँ। अगर मदर को क्या हो, डायबिटीज हो, तो उसमें पॉलीहाइड्रोमनियस क्यों होगा? अगर मदर को क्या है, डायबिटीज है, तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियस क्यों होगा? तो अपना कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लें। अगर मदर को क्या है, डायबिटीज है, तो क्या होगा? देखो, जब मदर को डायबिटीज होगी तो मदर की ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा। मदर के ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये क्या करेगा? प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। जब ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो किसमें जाएगा? मदर के ब्लड में, सॉरी फीटल ब्लड में। जो मदर का ग्लूकोज है वो किसमें जाएगा? फीटल ब्लड में। जब फीटल ब्लड में जाएगा तो फीटस का जो पैंक्रियाज है, जो फीटल का पैंक्रियाज है, फीटल ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो जो फीटस का पैंक्रियाज है वो क्या करेगा? वो इंसुलिन ज्यादा कर देगा। जब इंसुलिन ज्यादा होगी तो इंसुलिन को हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि इंसुलिन क्या है? प्रोटियोजेनेसिस है, ये प्रोटीन की सेंसिस को बढ़ाती है। जब भी इंसुलिन आती है, आपने देखा होगा अगर कोई शुगर का मरीज है, वो इंसुलिन ना ले रहा हो तो वो काना निकल आता है, वो हड्डियां निकल आती हैं उसकी। तो जैसे ही हम उसको इंसुलिन देना स्टार्ट करते हैं वो फिर से हेल्दी हो जाता है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन की सेंसिस को बढ़ाती है। अब चूंकि जो मदर है इंसुलिन ज्यादा है, तो एक तो उसको क्या होगी? ऑर्गेनोमेगैली। ठीक है, उसको क्या होगी? ऑर्गेनोमेगैली होगी। उसके जो ऑर्गन होंगे वो बड़े बड़े हो जाएंगे। और क्या होगा? अगर तो प्रोटीन ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा होंगे। जब यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो उसको यूरिन ज्यादा आएगा। जब इंसुलिन ज्यादा है तो जो बेबी है उसको यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, उसके ऑर्गन भी बड़े बड़े हो गए हैं। और क्या होगा? अगर इंसुलिन ज्यादा हो तो उसको क्या हो जाती है? मैक्रोसेफेली। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी, और सेफेली का मतलब होता है स्कल। उसका जो सर होगा वो उसके धड़ से बड़ा होगा। उसका जो सर होगा वो धड़ से बड़ा होगा। तो अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और वो डायबिटीज की मरीज है, तो उसमें पॉलीहाइड्रोमियस होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो उसमें ऑर्गन, जो बेबी होगा उसके ऑर्गन्स बड़े बड़े हो जाएंगे ड्यू टू फीटल इंसुलिन। उसके अलावा उसमें यूरिन ज्यादा हो जाएगा, जो बेबी होगा वो ज्यादा यूरिन बनाएगा। उसके अलावा जो स्कल होगा वो भी बड़ा होगा। इन सारी वजह की वजह से उसको क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोमियस। उसकी वजह से देखो, मैक्रोस्फेलिक अगर आपने मुझसे पूछना है तो मैं आपको पहले बता दूं, जब मैक्रोस्फेली होती है ना तो वो बेचारा स्वेलो नहीं कर पाता। ठीक है, उसको वो जो अम्नियोटिक फ्लूइड है उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। इस वजह से मैक्रोस्फेली को हम इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, सारे आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो अगर एक मदर है उसको डायबिटीज है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या हो सकता है? पॉलीहाइड्रोमियस हो सकता है। उसका अम्नियोटिक फ्लूइड क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका अम्नियोटिक फ्लूइड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अलावा फीटल अनीमिया है। ठीक है जी, फीटल अनीमिया हो गया, फीटल अनीमिया। उसके अलावा और क्या है? मल्टी फीटल जेस्टेशन, मतलब कि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो जाहिर बात है पहले एक का यूरिन आ रहा था, अगर दो का यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा तो वो तो जाहिर बात है पॉलीहाइड्रोमियस होगा। तो मल्टी फीटल की अगर दो या दो से ज्यादा फीटस है तो उसमें भी क्या होगा? उसमें भी क्या होगा जी? अल्लाह भला करे, पॉलीहाइड्रोमियस होगा। पॉलीहाइड्रोमियस होगा। ठीक है, तो ये सारी सीधी सीधी सी बातें हैं। इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये वाली थी, मैटरनल डायबिटीज। तो मुझे बताएं इसकी समझ आई है या नहीं? मैटरनल डायबिटीज की समझ आई है या नहीं आई? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर काशिफ, फीटल एनीमिया में ये होगा, फीटल एनीमिया में इसमें मैंने देखा था, मुझे कोई खास इसकी समझ नहीं आई, लेकिन फीटल एनीमिया में ये होगा
कि जो फीटस है ना, फीटस, उसमें जो आरबीसीज वगैरह है ना वो टूटेंगे। जब वो टूटेंगे तो उसमें यूरिन प्रोडक्शन और यूरिया वगैरह ज्यादा होगी, तो उससे उसका यूरिन ज्यादा आ सकता है। ये एक इट कैन बी अ रीजन, लेकिन मुझे इसका कोई कंफर्म समझ नहीं आई इसकी मुझे भी, फीटल एनीमिया की। ये उसने एवं ही लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो मैटरनल डायबिटीज की, इसकी आपको समझ आनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मदर डायबिटीज हो, देखो मैं दो हमने मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। अगर तो मदर डायबेट अदर अगर मदर डायबिटिक है, देखो जो फीटस होता है ना, फीटस, जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, एट टर्म जब उसको 40 हफ्ते गुजर जाते हैं, ठीक है, 40 वीक्स गुजर जाते हैं, जब 40 वीक्स का हो जाता है तो उसका वजन कितना होना चाहिए? उसका वजन होना चाहिए 3.5 से लेके 4.5 किलो तक। ठीक है, ये नॉर्मल वेट है। अगर 3.5 से 4.5 किलो का वो बेबी है तो हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर 3.5 से 4.5 किलो का बेबी है 40 वीक्स पे, तो हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं मदर की। बट अगर मदर क्या है, डायबिटिक है, अगर मदर क्या है, डायबिटिक है, अगर मदर क्या है, डायबिटिक है, तो फिर आपने, अगर वो 4.5 किलो का है बेबी, अगर वो 4.5 किलो का बेबी है और मदर डायबिटिक है, तो फिर आपने कभी भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना। फिर आपने क्या करना है, सी सेक्शन करना है। ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, वैसे उसमें स्टेप 2 सीके में भी लिखा हुआ है, सी सेक्शन करना है। और अगर मदर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, अगर मदर क्या है, नॉर्मल है, और बेबी का वजन कितना है, 5 किलो, 5 या 5 से ज्यादा है, 5 किलो या 5 से ज्यादा है, तो फिर हमने सी सेक्शन की तरफ जाना है। अगर मदर नॉर्मल है, उसको कोई डायबिटीज नहीं है, तो फिर अगर 5 किलो वजन है, फिर हमने सी सेक्शन की तरफ जाना है। अगर मदर डायबिटिक है और बेबी 4.5 किलो या 4.5 किलो से ज्यादा है, फिर हमने सी सेक्शन की तरफ जाना है। नॉर्मल जो बेबी का वजन कितना होता है, 3.5 से 4.5 किलो होता है। ठीक है, अगर 5 किलो का बेबी होगा और मदर नॉर्मल होगी, तो आपने फिर सी सेक्शन की तरफ जाना है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो ये सीधी सी बातें हैं। उसके बाद आ गया ओलिगोहाइड्रोमियस। ओलिगोहाइड्रोमियस आपको कब कब होगा? ओलिगोहाइड्रोमियस, ओलिगो का मतलब होता है कम, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमियस, ओलिगो का मतलब होता है कम, और इसमें क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। सर मदर नॉर्मल है लेकिन बेबी का पानी खत्म क्यों होता है? सर मदर नॉर्मल है लेकिन बेबी का, वो डॉक्टर, मैं अभी वही बताने लगा ओलिगोहाइड्रोमियस क्यों होता है। आप ओलिगोहाइड्रोमियस की बात कर रही हैं, ओलिगोहाइड्रोमियस की। ओलिगोहाइड्रोमियस में क्या होगा, टू लिटल टू लिटल एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, 2 लिटल होगा। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से कम होगा, कितना कम होगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर। इसमें कितना होगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी एसोसिएशन क्या है? इसकी एसोसिएशन सबसे ज्यादा अभी एक डॉक्टर ने पूछा है कि अगर मदर नॉर्मल है लेकिन उसमें ओलिगोहाइड्रोमियस क्यों होगा, तो उसमें रीजन है दैट इज प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी। प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी मतलब कि क्या होगा कि अगर क्या है, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कम, प्लेसेंटा को ब्लड कम जा रहा है। जब प्लेसेंटा को ब्लड कम जाएगा तो क्या होगा कि बेबी की ग्रोथ कम होगी। जब बेबी की ग्रोथ कम होगी तो यूरिन कम पैदा करेगा। जब वो यूरिन कम पैदा करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमियस। जो उसमें अमनियोटिक फ्लूइड होगा वो क्या होगा, कम होगा। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का मतलब यह है कि प्लेसेंटा सही तरह से काम नहीं कर रहा, बेबी को सही तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही, खुराक नहीं मिल रही। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है बाइलेटरल एजेनेसिस, बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस के मतलब कि अगर उसकी दोनों किडनीज ही ना बने, ठीक है, बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, अगर उसकी दोनों किडनीज ही ना बने तो क्या होगा? तो जाहिर बात है, यूरिन किसने बनाना होता है, किडनी ने बनाना होता है। तो जब उसकी दोनों किडनी नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसको ओलिगोहाइड्रोमियस हो जाएगा। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व क्लोजर, कि उसका जो बेबी है उसका पोस्टीरियर यूरिथ्रल, ठीक है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल जो वाल्व है वो अगर मतलब obstruct हो, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, बल्कि इसके आगे लिखें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बेबी में कोई भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो भी उसमें क्या होगा, तो भी उसमें यूरिन तो उसमें अमनियोटिक फ्लूइड में नहीं आएगा, तो क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड उसमें कम होगा। ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं, आप इसको एक दफा रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा है जी यूरिन को हाँ, अगर ओलिगोहाइड्रोमियस हो किसी बंदे को, अगर किसी बंदे को ओलिगोहाइड्रोमियस हो, अब आप कहते हैं कि यार एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है कि बेबी को इसमें प्रोटेक्ट करना होता है झटकों से। मतलब कि अगर मदर घूम फिर रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो जो उसमें झटके लगते हैं, बेबी को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये कुशन की तरह काम करता है। लेकिन अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो, अगर वो कम हो, तो क्या होगा, बेबी बेचारा दीवारों के साथ टकराता फिरेगा। तो उसको क्या होगा, उसको पोर्टर सीक्वेंस होगा, उसको क्या होगा जी, पोर्टर सीक्वेंस। उसका क्या होगा, फ्लैट फेस होगा, ठीक है, उसका चपटा सा मुंह होगा, उसके कान नॉर्मल से नीचे की तरफ होंगे, उसका जो नाक होगा वो भी अजीब सा होगा, उसमें जो लंग्स होगी, लंग्स, उसमें लंग्स हाइपोप्लेजिया होगा, उसकी लंग्स छोटी होंगी, क्योंकि अमनियोटिक फ्लूइड ने लंग्स को मेच्योर करना होता है। ठीक हो गया, लंग्स को मेच्योर करना होता है। तो ये सारी इसमें बातें हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई बंदा पूछे बल्कि नहीं यार, ये फिर गायनी स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ो इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पोर्टर सीक्वेंस की समझ आ गई है कि ओलिगोहाइड्रोमियस में पोर्टर सीक्वेंस क्यों होता है?
मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया। डॉक्टर शाहनवाज बता रहे हैं कि फीटल एनीमिया, लो ऑक्सीजन इन बेबी मैसेज टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई लीड्स टू हार्ट रेट, टू मच ब्लड टुवर्ड्स किडनी, टू मच यूरिन प्रोडक्शन में लीड टू पॉलीआर्मिस। जी डॉक्टर शाहनवाज, आपका भी सही बन सकती है लॉजिक। अच्छा, डॉक्टर काशिफ और बाकी सबको समझ आ चुकी है। डॉक्टर अनम कह रही हैं जी पोर्टर सीक्वेंस रिपीट कर दें। आई थिंक डॉक्टर अनम ने रीनल सिस्टम के लेक्चर मिस किए हुए हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही। पोर्टर सीक्वेंस हमने रीनल सिस्टम के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है? जब बेबी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, इसने बेबी को प्रोटेक्ट करना होता है झटकों से। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, फर्ज करो उस बेबी की किडनी नहीं बनी, उस बेबी की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई और मसला है, अगर तो क्या है, अगर अगर उसमें पोर्टर सीक्वेंस होगा, अगर उसमें क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस होगा, तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो वो बेचारा टकराता फिरेगा यूट्रस की दीवारों से। तो जब वो टकराएगा तो उसका फ्लैट फेस होगा, कान उसके नॉर्मल से थोड़े से नीचे की तरफ होंगे, उसके बाजू छोटे छोटे होंगे, उसका लंग्स हाइपोप्लेजिया होगा, और उसको और भी काफी ज्यादा मसाइल होंगे। इसको हम कहते हैं पोर्टर सीक्वेंस। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमियस। डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं जी गायनी का क्वेश्चन क्या था? डॉक्टर काशिफ, गायनी का मेरा क्वेश्चन था, अब मेरे जहन से निकल गया, एक मिनट में बताता हूँ, मुझे याद आता है तो। अच्छा, ओलिगोहाइड्रोमियस की आपको समझ आ गई है, उसके अलावा आ गया मटरनल, इसमें पॉलीहाइड्रोमियस की भी समझ आ गई है। अब हम ये समझ आ गया, पूरा पेज आपको क्लियर हो गया है? जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं जल्दी, ये पूरा पेज क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? चलें जी, डॉक्टर समीना को बेस्ट क्लियर हो गया है, बाकियों को भी आई होप कि समझ आ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आज डायग्राम वाला था, तो इसको आपने ध्यान से करना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और अब मैं आपको पेज दिखाता हूँ। ओके, मैं बताता हूँ, एक मिनट क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे वो देन से मेरा स्किप हो गया, मैं जैसे याद आता मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, अब हम ये दो डिजीज पढ़ते हैं। ये सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखे इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, और दूसरे नंबर पे आता है नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम एंड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम एंड नियोनेट, ये जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, और इसको हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैं आपको, जिस तरह मैं आपको लिखवाऊंगा, उस तरह आपने अपनी बुक पे लिख लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें से एमसीक्यूज आता होता है। अच्छा, ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होगा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इसको ध्यान से समझना। फीटल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होगा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होगा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होगा? अगर तो जो मदर है, अगर मदर है, मदर क्या करती है, मदर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो उससे जो उसका बेबी होगा, उसको क्या हो जाएगा? उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। और कितने ड्रिंक्स? यस डॉक्टर काशिफ यार, शाबाश, मैंने आपको सीवीएस में बताया था। अगर मदर 6 ड्रिंक्स, ठीक है, 6 ड्रिंक्स से ज्यादा लेती है, एक दिन में 6 या 6 से ज्यादा ड्रिंक्स लेती है, तो उसके बेबी को क्या आ जाएगा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। मैंने आपको सीवीएस में बताया था। अगर मदर 6 ड्रिंक से ज्यादा अपना लेती है अल्कोहल को, तो क्या होगा? उसके बेबी को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। एंड इट इज मोस्ट कॉमन काज। जो अमेरिका है, जो अमीर कंट्रीज है, जो अमीर कंट्रीज है, उनमें मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन बेबीज। मतलब कि अगर आपको पता है कि अमेरिका में ये सारी, डॉक्टर नमरा मनीर, पेज नंबर है इसका, एक मिनट में आपको बुक देख के बताता हूँ। इसका पेज नंबर है, क्या कहाँ गया? पेज नंबर है 639, उससे पिछले वाला पेज है, पेज नंबर 639 है। अच्छा, जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। कि जो अमेरिका में बेबी पैदा होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी मतलब उनका दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा होता, तो ये उसकी मोस्ट कॉमन काज है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर होती है, वो क्या करती है, वो 6 या 6 ड्रिंक से ज्यादा लेती है एक दिन में। ठीक है, तो यूएस जो अमेरिका है, उसमें इट इज मोस्ट कॉमन काज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे अब आप कहते हैं कि यार अल्कोहल की वजह से होता क्या है? तो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक, अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक, अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक। ये जो बेबी होता है, उसकी नर्व्स के लिए बड़ी खतरनाक है। इट इज न्यूरोटॉक्सिक, इट इज न्यूरोटॉक्सिक। एंड ये क्या करती है? ये फेलियर ऑफ सेल टू माइग्रेट, ये क्या करती है? फेलियर ऑफ सेल्स टू माइग्रेट, फेलियर ऑफ सेल्स टू माइग्रेट। मतलब जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स में हमने पढ़ा था ना, कल भी हमने, कल पढ़ना भी है इसको। जो सेल्स माइग्रेट करते हैं, उनको ये फेल कर देती है। जब अल्कोहल कोई मदर लेगी, तो उसके जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट नहीं कर पाते। इसको हम पढ़ेंगे कल भी। अब अगर एक मदर है, ठीक है, अगर एक मदर है, और उसका अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, वो मदर है, और उसके यूट्रस में बेबी है, उसके यूट्रस में क्या है? बेबी है। तो क्या हो, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा अपना अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेशियल अबनॉर्मेलिटीज, कि उसके फेस में क्या क्या मसला आएगा। फेशियल अबनॉर्मेलिटीज, कि जो फेस होगा, उसमें क्या क्या मसला आएगा। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर तरीम, आप लीव कर सकती हैं।
अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एक मदर है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करती है तो क्या क्या मसला आएगा? फेशियल अबनॉर्मेलिटी क्या होगा उसमें? स्मूथ फिल्ट्रम होगा, ठीक है, स्मूथ स्मूथ फिल्ट्रम। फिल्ट्रम हम किसको कहते हैं? फिल्ट्रम, ठीक है, फिल्ट्रम हम किसको कहते हैं? तो माशाल्लाह आप सारे आईना देखें, और जो नाक और जो आपका ऊपर वाला होंठ है इसके दरमियान में एक गड़ा सा है, ठीक है, देखो ये क्या है आपका यार मेरी तो डायग्राम ही बहुत गंदी है, खैर देखो, दिस इज नोज, और नोज के दरमियान यहाँ पे एक गड़ा सा होता है ना हर बंदे का, ये ऊपर वाला आपका वो है होंठ है, तो ये दरमियान क्या है, ये जो गड़ा है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रम। तो उस ये जो मरीज होगा अल्कोहल सिंड्रोम वाला, सबसे पहला जो इसमें फेस में प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी? स्मूथ फिल्ट्रम। इसका ये जो गड़ा होगा वो नहीं होगा, इसका जो ये पूरा ऊपर वाला होंठ है वो फ्लैट होगा। तो इसमें जो अपर लिप होगा वो क्या होगा? फ्लैट होगा। इसमें अपर लिप क्या होगा? फ्लैट होगा। तो इसको हम कहते हैं स्मूथ फिल्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ फिल्ट्रम। उसके आगे उसने लिखा भी हुआ है, ग्रूव फ्रॉम द बेस ऑफ द नोज टू द अपर लिप, कि जो नोज की बेस है और अपर लिप में जो ग्रूव है, जो गड़ा है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रम, और वो क्या होगा? स्मूथ होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, इसमें क्या होगा? शॉर्ट पालपेब्रल, ठीक है, शॉर्ट पालपेब्रल, पालपेब्रल फिशर। पालपेब्रल फिशर ये आपने वर्ड बड़ी जगह पे सुना होगा, शॉर्ट पालपेब्रल फिशर। इवन क्या टर्नर सिंड्रोम और ये जो बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उनमें उनमें भी ये होता है, शॉर्ट पालपेब्रल फिशर। इसमें क्या होता है? फर्ज करो कि ये क्या है? आपकी प्यारी सी आंख है, ठीक है, ये क्या है? आंख है, और जो आंख की ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं पालपेब्रल फिशर। जो आंख की ओपनिंग है उसको हम कहते हैं पालपेब्रल फिशर। तो इसमें क्या होगा? शॉर्ट पालपेब्रल फिशर, कि जो उसकी आंखें होंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी सी होंगी, कि उसकी जो आई की ओपनिंग है वो बहुत छोटी होगी। अगर वो फर्स्ट टाइमेस्टर में उसकी मदर क्या कर रही है? पैग पे पैग लगा रही है, मतलब कि एक दिन में 6 या 6 से ज्यादा पैग ले रही है। उसके अलावा शॉर्ट पाल्पेब्रल फिशर भी हो गया। उसके अलावा इसमें क्या होगा? थिन वर्मिलियन बॉर्डर। इसमें क्या होगा? थिन वर्मिलियन बॉर्डर। तो थिन वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है? थिन वर्मिलियन बॉर्डर, ये जो अपर लिप होता है, जो बच्चा होता है उसका जो ऊपर वाला होंठ है, ये क्या होगा? थिन होगा। वर्मिलियन बॉर्डर मैं आपको समझा नहीं पा रहा, जो ऊपर वाला होंठ का बॉर्डर है, ये क्या होगा? ये थिन होगा। इसको आपने गूगल करना, फिर आपको ये डायग्राम देखोगे फिर समझ आएगी, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। थिन वर्मिलियन बॉर्डर का आपको गूगल करोगे तो ये ऊपर वाले होंठ पे इसमें मसला होता है। तो इसका ना फेस बिल्कुल अब नॉर्मल सा नजर आ रहा होता है, इसमें जो फिल्टर होता है वो स्मूथ होता है, इसमें पालपेबर फिशर क्या होता है? शॉर्ट होता है, इसमें वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है? थिन होता है। ठीक हो गया? तो ये होगी पहले, अगर वो क्या करती है पहले मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है। उसके अलावा इसमें ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज क्या आएंगी? अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्कोहल कंज्यूम करती है तो ब्रेन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? अबनॉर्मेलिटीज। तो अभी हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक। अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक। तो जो कि चूंकि अल्कोहल इज न्यूरोटॉक्सिक, तो ये क्या पहले नंबर पे क्या करवाएगी? माइक्रोसेफेली। जो वो बेबी होगा उसकी स्कल बहुत छोटी होगी, ठीक है, उसका सर बहुत छोटा होगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटी, और सफेली का मतलब होता है स्कल। उसके बाद स्मॉल कार्पस क्लोजम, ठीक है, स्मॉल कॉर्पस क्लोजम। कॉर्पस क्लोजम क्या होता है? कॉर्पस क्लोजम क्या होता है? फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कॉर्पस क्लोजम क्या होता है। देखो, लिप लाइनर के बॉर्डर को, यस डॉक्टर जोहा, थैंक यू, आपने थोड़ी सा आसान कर दिया। जो वर्मिलियन बॉर्डर होता है, जो लड़कियां जहाँ पे ये लाइनर लगाती हैं ना, उसको हम कहते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। और ये जो अल्कोहल सिंड्रोम वाला पेशेंट होता है ना, इसका वर्मिलियन बॉर्डर बहुत थिन होता है, ठीक है, ये बहुत थिन होता है। अच्छा, कार्पस क्लोजम हम किसको कहते हैं? अच्छा, फर्ज करो कि ये आपका क्या है? दिस इज वन सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और ये क्या है? सेकंड सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। इनके दरमियान ना बहुत ज्यादा नर्व्स के कनेक्शन होते हैं, इवन के 2 मिलियन या पता नहीं 2 बिलियन नर्व्स होती हैं इन दोनों के दरमियान। इन जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इनको जो चीज कनेक्ट करती है इसको हम कहते हैं कार्पस क्लोजम। कार्पस क्लोजम। अच्छा, मुझे बताएं जो कार्पस क्लोजम होता है, ये लड़कियों में ज्यादा थिक होता है या लड़कों में ज्यादा थिक होता है, और ये क्यों होता है? एनीवन? कार्पस क्लोजम जो है, जो आपके दोनों हेमिस्फेयर हैं, इनमें लड़कियों में ये कार्पस क्लोजम थिक होता है या लड़कों में ज्यादा थिक होता है, और ये क्यों होता है? जी, जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर शाहनवाज बता रहे हैं जी गर्ल्स में ज्यादा होता है। बाकियों का क्या कहना है? ये जो कार्पस क्लोजम है ये लड़कियों में ज्यादा होता है या लड़कों में ज्यादा होता है? जल्दी बताएं, 15 मिनट और हमने ये खत्म करना है। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, देखो, याद रखना है, जो कार्पस क्लोजम होता है, जो कार्पस क्लोजम होता है, डॉक्टर सुमीना बता रही है लड़कों में, डॉक्टर जोहा कह रही हैं जी लड़कियों में। देखो, जो कार्पस क्लोजम है ये गर्ल्स में मतलब ज्यादा थिक होता है। ये गर्ल्स में ज्यादा न्यूरॉन्स होती हैं, ज्यादा थिक होता है। इसकी वजह क्या है? देखो, आपको पता है कि जो लड़कियां होती है ये मल्टीटास्क में क्या होता है? मल्टीटास्किंग में बहुत माहिर होती हैं, मतलब कि ये साथ किचन भी संभाल रही होती हैं, बाकी भी इन्होंने 100 काम कर रही होती हैं। तो इट इज ड्यू टू थिक कार्पस क्लोजम। इनमें
कार्पस क्लोजम थिक होने की वजह से इनमें जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में ये जो कार्पस क्लोजम होता है वो थिन होता है। कार्पस क्लोजम क्या होता है, थिन होता है लड़कों में। लड़कियों में क्या होता है, ये थिक होता है। इस वजह से लड़कियां मल्टीटास्किंग करती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। डॉक्टर स्मॉल कार्पस क्लोजम होगा इसमें, स्मॉल कार्पस क्लोजम हो गया। और इसके अलावा बेजल गैंग्लिया, ठीक है, बेजल गैंग्लिया इसमें अब होगा, बेजल गैंग्लिया इसमें क्या होगा, अब होगा। उसके अलावा क्या होगा, होलो, डॉक्टर अदनान ने कल ये क्वेश्चन किया था, होलो होलोप्रोजन सफैली, होलोप्रोजन इंसफैली। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है, कि अभी हमने पढ़ा कि हम सारे इंसान हैं, हमें टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। दिमाग के दो खाने होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने होते हैं, टू होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने होते हैं, टू होते हैं। अब क्या होगा कि अगर कोई बंदा है और उसकी उस बेचारे की मदर ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है, तो जो बेबी होगा उसको होलोप्रोजेंस फैली होगी। होलोप्रोजेंस फैली का मतलब क्या होता है, होलोप्रोजेंस फैली के आगे लिख ले सिंगल लोब्ड ब्रेन, ठीक है, सिंगल लोब्ड ब्रेन। इसमें जो ब्रेन होगा ना उसके टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं होंगे, उसका एक ही हेमिस्फेयर होगा। मतलब एक एक राइट हेमिस्फेयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एक ही होगा। ये जो इसमें इसमें अलग अलग ये नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंस वैली। जो ब्रेन होगा वो सिंगल लोब्ड होगा। वो क्या होगा, सिंगल लोब्ड होगा। वो क्या होगा जी, सिंगल लोब्ड होगा। तो इसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंस वैली। उसके अलावा बस इसमें बात उसने यही लिखा हुआ है, उसके ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज भी हो गया। और इसमें जो सीवीएस में हमने पढ़ा था कि इसमें सीवीएस पे डिफेक्ट कौन कौन से आएंगे अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करती है, तो उसको क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और क्या होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट होगा, और क्या होगा, उसको फेस्टुलास बन सकते हैं। फेस्टुला हम किसको कहते हैं, अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रैकिया एंड एसोफेगस। खुराक की नाली और सांस की नाली के दरमियान अगर कोई अबनॉर्मल कनेक्शन हो तो इसको हम कहते हैं ट्रैकियोएसोफेजियल फेस्टुला। उसके अलावा और क्या होगा, हार्ट लंग फेस्टुला होगा, हार्ट लंग फेस्टुला। तो इसको सिर्फ आपने याद ही करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने काफी डिटेल में इसलिए करवाया है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा बातें वो आप अपनी बुक पे लिख लें और आपको ये समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर वो जो मदर है, अगर वो मदर क्या करती है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, अगर वो अगर वो जो मदर है वो सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है तो क्या होगा। अगर वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करती है, अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो क्या मसला मसाइल होंगे। तो तब क्या होगा, तब एक सबसे पहले क्या होगा, मोस्टली अफेक्ट द साइज ऑफ बेबी। इसमें क्या होगा कि जो साइज ऑफ बेबी होगा वो छोटा होगा, ठीक है, साइज ऑफ बेबी क्या होगा, छोटा। बेबी बेचारा बिल्कुल छोटा सा होगा, छोटू सा होगा, ठीक है। साइज ऑफ बेबी क्या होगा, उसमें कम होगा। ब्रेन ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है, ब्रेन ग्रोथ भी कम होगी, साइज ऑफ बेबी भी कम होगा अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करती है। और इसमें क्या होगा, उसकी हाइट भी बिलो एवरेज होगी। और लिम्ब डिफेक्ट होंगे, उसका साइज कम होगा, और उसका जो ब्रेन ग्रोथ है वो भी कम होगी। ये सारी चीजें कम होंगी अगर वो थर्ड या सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि उसके ब्रेन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, कि मतलब कि वो बेबी, उसके ब्रेन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो हमें पता है कि जो अल्कोहल है इट इज न्यूरोटॉक्सिक। तो अगर मदर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 6 से ज्यादा पैग इस्तेमाल करती है एक दिन में, तो उसके बेबी को क्या आ जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। और उसको क्या क्या हो सकता है, उसको अगर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, अकर विदाउट फेशियल ब्रेन, मतलब इसमें फेस और जो ब्रेन होता है ना वो नॉर्मल होते हैं। अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करती है तो उसका जो फेस और ब्रेन तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हार्ट लंग फिस्टुलाज होंगे। उसमें क्या होगा, हार्ट लंग फिस्टुलाज हो सकते हैं, मतलब कि हार्ट और लंग्स के दरमियान अब नॉर्मल कनेक्शन कनेक्शन होगा। इसके अलावा उसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो सकता है, होलोप्रोजन सेफेली, होलोप्रोजन इंसेफेली। होलोप्रोजन इंसेफेली का मतलब क्या है कि हम सब के जो दिमाग है वो दो दो खानों वाले हैं, लेकिन उस बंदे का क्या होगा, उसका एक ही खाना होगा। उसका जो दिमाग होगा वो डिवाइड नहीं होगा राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं होलोप्रोजन सेफेली। और ये डॉक्टर अदनान ने क्वेश्चन भी किया था। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं, ये समझ आया है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, या ऊपर से गुजर गया। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से एमसीक्यूज आता होता है। जल्दी बताएं जी, समझ आ गया है? बाकी पता नहीं भंग पी के सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। खैर कुछ बच्चे ये आंसर करते हैं और बाकी पता नहीं क्या करते रहते हैं। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार हमारा ये भी हो गया। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, बहुत आसान सा है। दैट इज योर नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, और इसको हम कहते हैं गरीबों की बीमारी। इसको हम कहते हैं जी गरीबों की, ये गरीबों में होता है। वैसे वैसे भी ये दुनिया गरीबों के लिए बहुत खतरनाक है, तो ये भी गरीबों की बीमारी है। इसको हम कहते हैं नियोनेटल, इसको हम क्या कहते हैं, नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम।
एब्सटिनेंस सिंड्रोम, इसको हम क्या कहते हैं, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या है, गरीबों की बीमारी है। इसमें क्या होगा, अगर तो मदर क्या है, अगर तो मदर अयाश है या वो गरीब है, तो उसको, उसके जो बेबी होगा उसको क्या हो जाएगा, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम। मतलब कि फर्ज करो जो मदर है, जो मटरनल अब्यूज, इसमें उसने लिखा हुआ है मटरनल अब्यूज ऑफ, ये क्यों होती है, इट इज ड्यू टू मटरनल अब्यूज ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में क्या क्या आते हैं आपके, मॉर्फिन वगैरह सारी ये चीजें आती हैं। अगर वो क्या करती है, ओपियोइड्स बहुत ज्यादा लेती है, ओपियोइड्स बहुत ज्यादा लेने से क्या होगा कि उसमें जो बेबी होगा उसको क्या हो जाएगा, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम हो जाएगा। ओपियोइड क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, इससे अब जो मदर होती है उसका जो बेबी होता है उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। ये ओपियोइड का वो क्या करती है, अब्यूज करती है। इसके अलावा इट इज कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, इसमें काफी ज्यादा सिम्टम्स आती हैं, इसलिए हम इसको सिंड्रोम कहते हैं। कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, इसमें काफी ज्यादा हमें सिम्टम्स आती हैं। कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, सीएनएस की सिम्टम आती हैं, इसके अलावा हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आती हैं, इसके अलावा हमें कौन सी आती हैं, जीआई सिस्टम की आती हैं। बिल्कुल आसान था ये। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि किन किन बच्चों में इसके होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है कि अगर मदर क्या है, ओपियोइड का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। ओपियोइड का बेदरेग, ओपियोइड हम पेन किलर के लिए यूज करते हैं, डॉक्टर जो पेन किलर है। रिस्क फैक्टर, तो जो रिस्क फैक्टर है इसमें क्या होगा, सबसे पहले आता है मटरनल सब्सटेंस अब्यूज। मटरनल सब्सटेंस अब्यूज मतलब कि मदर कोई ऐसी चीज यूज कर रही है जो कि क्या है, जो कि बेबी के लिए खतरनाक है। मटरनल अब्यूज जिसमें आती है ओपियोइड्स, ठीक है, जिसमें क्या आती है, ओपियोइड्स आती हैं, ओपियोइड्स। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो क्या कर रही है, ओपियोइड्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, उसके क्या आ जाएगा, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम हो जाएगा। या फिर पुअर मटरनल हेल्थ, जो माँ है उसकी हेल्थ बहुत, वो बहुत बेचारी कमजोर है, पुअर मटरनल हेल्थ, मदर क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है, पुअर मटरनल हेल्थ है। या फिर जो माँ है वो बहुत ज्यादा गरीब है। एक वर्ड लिखा हुआ है SES, SES का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि जो मदर है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो जब वो गरीब होगी तो उसको, उसके बेबी को क्या आ जाएगा, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम होने का चांसेस होता है। उसके अलावा हाँ, उसके पुअर मटरनल हेल्थ हो गई, SES हो गया, मटरनल अब्यूज हो गया, लो SES हो गया, लो फैमिली सपोर्ट मतलब कि उसकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट नहीं करती। लो फैमिली सपोर्ट, ठीक है, लो फैमिली सपोर्ट है, लो फैमिली सपोर्ट। यहाँ उसको क्या है, हेपेटाइटिस C का वायरस इन्फेक्शन हो गया है, उसकी पुअर हेल्थ है। मतलब ये गरीबों की बीमारी, जो भी गरीब गरीब बेचारे चीजें फेस करते हैं ना, ये सारी उसी में आती हैं इसके रिस्क फैक्टर। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड, ये कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ। इसकी प्रिवेंशन ये है, हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन ये है कि जो बेबी होगा उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो आपके सामने किस तरह लाया जाएगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन ये है, इसमें क्या होगा, इसकी प्रेजेंटेशन अल्लाह अल्लाह के बंदो ये है जी, अनकोऑर्डिनेटेड सकलिंग। अनकोऑर्डिनेटेड सकलिंग मतलब कि जब हम उसको कोई चीज पिलाएंगे या वो दूध पिएगा तो वो अनकोऑर्डिनेटेड होगा, वो सही, वो अब नॉर्मली सक करेगा। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स उसमें क्या होगा, अनकोऑर्डिनेटेड, वो सही तरह से दूध नहीं पी पाएगा, अब नॉर्मल होगा उसमें रिफ्लेक्स ये वाला। उसके अलावा इरेटेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा रोएगा, ठीक है, इरेटेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा रोएगा और वो काफी ज्यादा परेशान वगैरह होगा। उसके अलावा जब वो रोएगा तो हाई पिच्ड में रोएगा, ठीक है, उसकी मतलब जो आवाज होगी वो हाई पिच वाली होगी, हाई पिच्ड क्राइंग। हाई पिच्ड क्राइंग इरिटेबिलिटी है। उसके अलावा अनकोऑर्डिनेटेड सकिंग रिफ्लेक्स है। उसके अलावा उसको क्या, उसको झटके लग सकते हैं, ट्रिमर्स हो सकते हैं। उसके अलावा उसको क्या होगी, छींकें आएंगी, ठीक है, स्नीजिंग होगी। उसके अलावा उसको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायरिया हो गया। उसके अलावा और उसको क्या हो सकता है, सीजर्स भी, मतलब उसको झटके वगैरह और ये सारी चीजें उसको हो सकती हैं। ये गरीबों की बीमारी है। इसमें जो अगर मदर है वो गरीब है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो बहुत कम है, या फिर वो क्या करती है, ओपियोइड्स का बहुत बेदरेग इस्तेमाल करती है, तो उससे उसको क्या हो सकता है, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम। डॉक्टर काशिफ पूछ रहे हैं जी, ओपियोइड्स को ज्यादा यूज करने से होगा या मटरनल ओपियोइड्स विड्रॉल से। जी डॉक्टर काशिफ, यही तो मैं बात समझाने की कोशिश अभी करने लगा था। देखो, जो मदर क्या करेगी, जब मदर बहुत ज्यादा ओपियोइड यूज करेगी ना, जब मदर क्या करती है, बहुत ज्यादा ओपियोइड यूज करती है, लेकिन जब जब उसको विदड्रॉ करती है, ठीक है, जब उसको विदड्रॉ करती है तो इसके साइड इफेक्ट आते हैं। उसमें साइड इफेक्ट एक ये भी है, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम। ये जो ओपियोइड है ये ज्यादा यूज करने से भी होता है, और जब इसको विदड्रॉ करते हैं तब भी ये होता है, ठीक है, दोनों में होता है। ठीक है, जो ओपियोइड अगर हम बेदरेग इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी होता है, और जब हम इसको विदड्रॉ करेंगे तब भी होता है। ठीक है, दोनों में होता है। तो बताएं, ये समझ आया है या फिर बात ऊपर से गुजर गई है, जल्दी बताएं। आज आज की क्लास सही जा रही है, समझ आ रही है। डॉक्टर ओपियोइड्स, डॉक्टर समीना कह रही हैं जो ओपियोइड्स वेट कर दें। चलें जी, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। और कल परसों से आपने छुट्टियां नहीं करनी। कल परसों 2-3 दिन ना थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं, फ्रेंजल आर्चीज वगैरह, वो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए, तो उसको लाजमी अटेंड करनी है क्लासेस, और उसको हम थोड़ा स्लो ही पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक हो गया।
तो ओपियोइड्स, डॉक्टर समीना कह रही है ओपियोइड्स रिपीट कर दी। ओपियोइड्स क्या है देखो, अगर एक बंदी ओपियोइड्स बहुत ज्यादा क्या करती है, ओपियोइड्स बहुत ज्यादा इसका यूज करती है, तो उसको क्या, उसके बेबी को क्या हो सकता है, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन एक और खतून है जो ओपियोइड तो यूज करती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको विदड्रॉ कर देती है। तो जब वो उसको विदड्रॉ करती है, तो विदड्रॉ करने से भी ये नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम हो जाता है। मतलब बेबी ओपियोइड्स को का आदी हो जाएगा, जब ओपियोइड नहीं होगा तो एडवर्स इफेक्ट होंगे। यस, डॉक्टर काशिफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब यार ये अब फिर बात उधर चली जाएगी। देखो, मदर क्या ले रही है, मदर ओपियोइड्स ले रही है, ठीक है, मदर क्या ले रही है, ओपियोइड्स ले रही है, ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये क्या करेंगे, बेबी के पास पहुंच जाएंगे। जब मदर मतलब लेगी ओपियोइड, तो ये जो ओपियोइड होंगे बेबी के पास पहुंच जाएंगे, मतलब कि ये बेबी के खून में भी पहुंच जाएंगे। और बेबी क्या करेगा, बेबी फ्री में इंजॉय कर रहा है। जो उसने दुनिया में आके नशे वगैरह करने थे वो अब माँ के पेट में कर रहा है। तो बेबी की जो ब्लड होगा उसमें ओपियोइड ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब वो बेबी, उसको बेबी बाहर आएगा दुनिया में, तो तब उसको ओपियोइड तो नहीं ना मिलेंगे। तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं विदड्रॉल इफेक्ट। इसको हम कहते हैं विदड्रॉल इफेक्ट। तो ये ओपियोइड्स की वजह से होता है। अगर एक मदर बहुत ज्यादा ओपियोइड यूज करती है, तो उसकी वजह से ये होता है नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम। या फिर अगर उसका क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, या फिर फैमिली सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है कि जब बेबी अंदर होगा तो उसको ओपियोइड मिलते रहेंगे, लेकिन जब जैसे वो बाहर आएगा तो बेबी को कोई ओपियोइड नहीं मिलेगा और उसको अफेक्ट आएंगे। चलें जी, आई होप कि आपको बातें समझ आ गई हैं। मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ और हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम पढ़ लिया है, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम पढ़ लिया है। इसमें आप इसको रीड कर देना, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। हाँ, इसका इसमें लिखा हुआ है कि जी इसमें मेथाडोन दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं, और ब्यूफिनोफिन दे सकते हैं। अच्छा, आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड है, ठीक है, मॉर्फिन क्या है जी, ओपियोइड है, तो इसको हम ओपियोइड क्यों दे रहे हैं जी। ये मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं। तो वही तो बता रहा हूँ, ये जो मॉर्फिन है हम बेबी को देंगे, मदर को नहीं दे देने, ठीक है, ये बेबी को देंगे, ठीक है। तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करेंगे। बेबी को हम थोड़ा थोड़ा उसको मॉर्फिन देंगे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर टेपर ऑफ हो जाए। कैन वी गिव नेलेक्सोन, नहीं नहीं, हम उसका एगोनिस्ट है ओपियोइड का, ये मुझे इसका कंफर्म नहीं है, ये एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। इफेक्ट की वजह से, यस ये एंटागोनिस्ट है। अगर ये एंटागोनिस्ट है तो हम इसको नहीं देंगे, बेबी को नहीं देंगे, मदर को दे सकते हैं, बेबी को नहीं हम देंगे। बेबी को अगर हम देंगे तो वो तो उसका और ज्यादा वर्स कर देगा उसको, क्योंकि बेबी को तो आदत हुई थी नशों की। तो जब वो बाहर आया तो उसको नशा नहीं मिल रहा, तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पहले थोड़ी ज्यादा देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर ऑफ करेंगे, ठीक है, मॉर्फिन को। अच्छा, उसके बाद ना ये कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, ये टर्म्स बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, 2 मिनट में हम पढ़ते हैं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। टर्म्स इसमें ये है, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है ए जेनेसिस। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नहीं, नो। ए का मतलब होता है नो। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है बनना। तो अगर कोई चीज बनती नहीं है उसको हम कहते हैं ए जेनेसिस। तो एब्सेंट ऑर्गन, अगर क्या हो, ऑर्गन एब्सेंट हो, ऑर्गन एब्सेंट हो, लेकिन उसमें उसमें क्या हो, प्राइमोडियल टिश्यूज भी एब्सेंट हो। प्राइमोडियल टिश्यूज हम किसको कहते हैं, ऐसे टिश्यूज जो कि किसी ऑर्गन को बनाते हैं, जो कि किसी ऑर्गन को क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर प्राइमोडियल टिश्यू भी एब्सेंट है और ऑर्गन भी एब्सेंट है, इसको हम कहते हैं एजेनेसिस। जिस तरह हमने पढ़ा था रीनल एजेनेसिस, रीनल एजेनेसिस। लेकिन ए प्लेजिया हम किसको कहते हैं, ए का मतलब होता है नहीं, प्लेजिया का मतलब होता है डिवीजन, प्रोलिफरेशन। अगर तो ऑर्गन नहीं है बट प्राइमोडियल सेल्स प्रेजेंट है, अगर तो ऑर्गन नहीं है लेकिन प्राइमोडियल सेल्स प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं ए प्लेजिया। हाइपो का मतलब होता है कम, प्लेजिया का मतलब होता है प्रोलिफरेशन। तो इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट, के जो सेल्स हैं वो सही तरह प्रोलिफरेट नहीं हुए, तो इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट हो, लेकिन जो प्राइमोडियल टिश्यू है वो भी प्रेजेंट है, प्राइमोडियल टिश्यू भी प्रेजेंट है, जो जिसने बनाना था वो भी प्रेजेंट है, और ऑर्गन आधा बना है, कम बना है, छोटा बना है, इसको हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया। उसके बाद आता है डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है कि फर्ज करो कोई प्लेसेंटा में कोई आर्टरी है और वो उंगलियों के इर्द गिर्द उसने उसको रोटेट कर लिया, तो उस वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। दोबारा दोबारा सुनिए, सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू होगा उसकी सेकेंडरी ब्रेकडाउन होगी विद नॉर्मल डेवलपमेंट पोटेंशियल। कि जो फर्ज करें, हम एक उंगली की मिसाल लेते हैं, एक बेबी है, इसकी डायग्राम एक और बुक पे बनी हुई थी। एक बेबी है और उसकी उंगली मतलब सही बन रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी उंगली के इर्द गिर्द एक आर्टरी क्या हो गई, रैप हो गई। एक आर्टरी क्या हो गई, फर्ज करो ये उसकी उंगली थी, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या हो गई, एक आर्टरी रैप हो गई। तो क्या हुआ कि उंगली बिल्कुल सही बन रही थी, लेकिन चूंकि इस आर्टरी ने इस पे प्रेशर डाला, जब इस आर्टरी ने इसके ऊपर प्रेशर डाला, तो इसके आगे इसकी क्या आ जाएगी, इसके आगे वो उंगली नहीं बनेगी। तो इसको हम कहते हैं डिसरप्शन, के सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या ना बने या वो टूट जाए ड्यू टू विद नॉर्मल डेवलपमेंट पोटेंशियल।
कि पोटेंशियल तो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल पोटेंशियल डेवलपमेंट पोटेंशियल था, उंगली सही बन रही थी, लेकिन क्या हुआ कि कोई ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि टिश्यू ब्रेक डाउन होगी। और ये एग्जांपल है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम की, इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जिसमें ना जो आर्टरीज होती हैं वो प्लेसेंटा के इर्द गिर्द रोटेट हो जाती हैं। उसके बाद है जी डिफॉर्मेशन, इसमें है एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, के बाहर से कोई चीज डिस्टॉर्ट करे, अकर्स ड्यूरिंग फीटल पीरियड। और फीटल पीरियड कौन सा होता है? 8 हफ्तों के बाद वाला जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फीटल पीरियड। तो एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, के बाहर से कोई फोर्स लगे, जिस तरह उसने लिखा हुआ है कंजनाइटल टॉर्टिकोलिस, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा है माल फॉर्मेशन। माल का मतलब होता है बैड, माल का मतलब होता है बैड या अबनॉर्मल, और फॉर्मेशन का मतलब है फॉर्मेशन। तो इंट्रिंसिक डेवलपमेंट मतलब कि अंदर कोई मसला होगा, इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट, जिस तरह क्लेफ्ट क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, कि जो ऊपर वाला होंठ है इसमें कोई गैप होगा, या जो पैलेट है उसमें कोई गैप होगा, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड हम किसको कहते हैं? किसको हम कहते हैं? 3 से 8 हफ्तों वाला, 3 से 8 हफ्तों वाला। और अगर हम, मुझे बताएं जी डॉक्टर काशिफ सर, आप क्या समझते हैं कि अगर हम कोई ट्रेटोजन एम्ब्रियोनिक पीरियड में देंगे तो क्या उसमें ऑर्गन बनेगा या नॉर्मल ऑर्गन बनेगा, या बाकी क्या समझते हैं? अगर कोई हम ट्रेटोजन किसी बंदे को एम्ब्रियोनिक पीरियड में दें तो उसमें ऑर्गन बनेगा ही नहीं, या उसमें नॉर्मल ऑर्गन बनेगा? डॉक्टर काशिफ शाबाश, आपने बिल्कुल गलत बताया। और डॉक्टर खिजर हयात सही बता रहे हैं कि उसमें ऑर्गन नहीं बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। यार सारे अब नॉर्मल क्यों कह रहे हो? उसमें नहीं बनेगा, उसमें ऑर्गन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो फीटल पीरियड था जिसमें अब नॉर्मल बनेगा। नहीं समझ आई बात की? मैं, दिल कर रहा है, देखो हमने कहा था जो 3 से लेके 8 हफ्तों, 3 से 8 वीक है, 3 से 8 वीक, 3 से 8 वीक को हम क्या कहते हैं? 3 से 8 वीक को हम कहते हैं जी एम्ब्रियोनिक पीरियड। मैंने कहा था अगर आप इस पीरियड में कोई उसको ट्रेटोजन दोगे, तो इसमें क्या हो रही होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बन रहा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर आप इस पीरियड में उसको क्या दोगे, कोई ट्रेटोजन दोगे, तो क्या होगा? उसका ऑर्गन सिरे से नहीं बनेगा, ए जेनेसिस होगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम उसको एस इनहिबिटर दें, तो अगर हम इस पीरियड में देंगे तो उसका उसके किडनी नहीं बनेगी। लेकिन इसके बाद अगर हम कोई ट्रेटोजन देंगे जिसको हम कहते हैं फीटल पीरियड, अगर हम फीटल पीरियड में देंगे तो क्या होगा कि अब नॉर्मल ऑर्गन बनेगा, अब नॉर्मल ऑर्गन बनेगा। अल्लाह के बंदों सारे भूले हुए हो। उसके बाद अगर हम इससे पहले दें तो क्या होगा? या तो अबॉर्शन हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑल आर नन रिस्पॉन्स। यहाँ तो सारे का सारा बेबी उठ जाएगा, या फिर क्या होगा कि बेबी को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये याद रखना, आज की बात नहीं भूलना। डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप गलत बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, गिरते हैं शासवार। खैर आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, माल फॉर्मेशन के बाद उसने लिखा हुआ है सीक्वेंस। सीक्वेंस में आता है पोर्टर सीक्वेंस। अब नॉर्मेलिटी रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इवेंट, के मतलब कि कोई ऐसा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोलॉजिक इवेंट हो जिसमें क्या हो कि कोई अबनॉर्मेलिटी हो, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और जिसमें उसने लिखा हुआ है अलिगोहाइड्रोमनियस, कि अगर अलिगोहाइड्रोमनियस होगा तो क्या होगा? पोर्टर सीक्वेंस होगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है फील्ड डिफेक्ट, डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यू दैट डेवलप इन अ कंटिगुअस फिजिकल स्पेस, होलोप्रोजेंस। मतलब कि उसने ये लिखा हुआ है कि डिस्टर्बेंस दैट डेवलप इन कंटेगुअस फिजिकल स्पेस, कोई फिजिकल स्पेस के साथ कोई डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यूज हो तो इसको हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट। उसमें उसने एग्जांपल दिया है होलोप्रोजेंसेफेली। होलोप्रोजेंसेफेली का मतलब क्या है? कि सिंगल लोब्ड ब्रेन, सिंगल लोब ब्रेन, एक ही ब्रेन हो, एक ही लोब होगा ब्रेन का। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको गुजारा है बस। ये इतना कोई खास नहीं, बस इसको आपने एक दफा रीड करके कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। और जो हमने ये वाला पढ़ा है, ये जो है, इसका आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि प्लेसेंटा का क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई हैं। अब मैं एक दफा रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, आपका जो जो क्वेश्चन है मुझसे पूछें, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। ये ये हो गई रिकॉर्डिंग।